लेकिन एक और सेक्टर है जो बजट में फोकस में रहेगा, वो है रियल एस्टेट का। अफोर्डेबल हाउसिंग को क्या सरकार इंसेंटिवाइज करेगी, इस पर फोकस रहेगा। क्या जीएसटी को लेकर कुछ राहत देने को लेकर सरकार इंटेंट दिखाएगी, कम से कम ये फोकस में रहेगा। और एक और चीज फोकस में ये रहेगा कि क्या सरकार इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा देने की तरफ कोई कदम बढ़ाएगी। तमाम चीजें हैं जो रियल एस्टेट को फोकस में रखे हुए हैं और हमारे एक्सपर्ट्स भी मान के चल रहे हैं। कम से कम अफोर्डेबल वाला जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो प्ले है वो तो रहेगा ही, सरकार का उस पर फोकस रहेगा ही, उसके चलते थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन अगर रियल एस्टेट के लिए कुछ ऐलान होता है तो जो प्लाई वाली कंपनीज हैं वो भी फोकस में रहेंगी। उसमें एक है सेंचुरी प्लाई। समझते हैं कि कंपनी क्या उम्मीद करके चल रही है, बजट में क्या एक्सपेक्टेशन है। सेंचुरी प्लाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजनका हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 Hours स्वदेश पर। केशव जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि आपकी तमाम विशलिस्ट रही होंगी, अगर आपको एक या दो चीजें ऐसी जो बजट में चाहिए, जो आपको लगता है कि जो देश की भी ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा हुआ है, जो कॉमन मैन से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की सेहत से भी जुड़ा है, आप क्या डिमांड करके चल रहे हैं और क्या उम्मीद करके चल रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि देखिए, दो प्रकार के डिमांड होने चाहिए, एक है लॉन्ग टर्म और एक है शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर डाल रही है, जो फोकस गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना को दी है, तो हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखे तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ये हमारे इंडस्ट्री के लिए और अधिकतर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जैसे आप जानते हैं कि यूएस, चाइना, इन सभी कंट्रीज में जो इकोनॉमिक बूम आया था वो आया था हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कारण ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंडिया में भी यही हो। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि हाउसिंग लोन के ऊपर अगर गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट वेवर या कुछ टैक्स इंसेंटिव्स दे पाए तो इससे हाउसिंग को एक एडिशनल थ्रस्ट मिलेगा शॉर्ट टर्म में, जिससे हमारी इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है केशव जी, अगर हम प्लाईवुड सेगमेंट की बात करें, आपका तो खैर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है, लेकिन प्लाईवुड में आपका जो मार्केट शेयर है करीब 28-30% के आसपास का है। आप ये बताइए कि एक्सपेंशन को लेकर आपकी योजनाएं क्या हैं, भविष्य में कहां पर आप फोकस कर रहे हैं और कौन सा वो सेगमेंट है जो कम से कम आपकी कंपनी के लिए मार्जिन ड्राइवर है, हो सकता है यहां से? हमारी 4 मेन सेगमेंट्स हैं। हमारे प्लाईवुड, लैमिनेट, एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड सेगमेंट्स हैं और हमने इन चारों में ही काफी अधिक केपेक्स किया है पिछले 2 सालों के अंदर। और मुझे लगता है कि आगे जाके ये चारों ही ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे। मुझे दिख रहा है कि क्योंकि एमडीएफ एंड पार्टिकल बोर्ड लॉन्ग टर्म एबिटा परसेंटेज तो हाई रहेगा, तो शायद इनके एबिटा फिगर्स में ये मार्जिन को तो ऊपर ड्राइव करेंगे, बट आरओसी लेवल्स पे सारे बिजनेसेस ही 20% से अधिकतर कंट्रीब्यूट करेंगे। केशव जी, जरा ये बताइए कि क्या कोई सप्लाई चेन को लेकर भी इश्यूज आपको दिख रहे हैं इस वक्त सिस्टम में? और हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो काफी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आपको किस तरह से इंपैक्ट कर रहे हैं वो? बिल्कुल, आपने जो कहा वो सही है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफी इन्फ्लेटेड है अभी, और टिम्बर के प्राइसेस मुझे दिख रहे हैं कि अगले साल भर तक इन्फ्लेटेड रहेंगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। जिस जिस तेजी से डिमांड बढ़ा है उस तेजी से एग्रो फॉरेस्ट्री का सप्लाई बढ़ा नहीं है। और मुझे दिख रहा है कि इसी कारण से थोड़ी तेजी रहेगी रॉ मटेरियल के प्राइसेस में, वुड के प्राइसेस में। ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा अभी सप्लाई चेन में कंस्ट्रेंट आ रहा है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कंटेनर डिले हो रहे हैं, शिपिंग में काफी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में देयर आर चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां रहेंगी, बट सप्लाई चेन साइड पे मुझे दिखता है कि ये मे बी 3 या 6 महीने की कहानी। केशव जी, एक आखिरी सवाल। देखिए, बजट में हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि सरकार और कुछ करे चाहे ना करे, चूंकि मोदी सरकार का पिछले 2 टर्म में भी लक्ष्य रहा है कि हाउसिंग फॉर ऑल, उस सेगमेंट पर वो काम करते हुए दिखे हैं और अफोर्डेबल पर निश्चित तौर पर फोकस होगा। लेकिन आपके लिए चैलेंज यह था कि कहीं ना कहीं कॉस्ट मैनेज करना, सस्टेनेबिलिटी को मैनेज करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अपॉर्चुनिटी वही है, तो आप उसको कैसे टैप करेंगे और कितना आसान है ये? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो लोएस्ट प्राइस का देखेंगे पार्टिकल बोर्ड से हाईएस्ट प्राइस ऑफ प्लाईवुड तक।
तो मुझे लगता है कि हमारे पास सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज है, जो चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर हो या हाईएस्ट एंड ऑफ हाउसेस हो, सब में कंट्रीब्यूट कर सके। एक चीज मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी में मदद करेगी, अगर गवर्नमेंट एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर के लिए कुछ कदम लेके आएगी, तो दिस कुड हेल्प अस। बट ओवरऑल मुझे दिखता है कि सारे सेगमेंट्स में हम वेल कवर्ड हैं और हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ में कोई चुनौती नहीं आनी चाहिए। ठीक है केशव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए अपने डिमांड्स के बारे में, और आपको कहां पर उम्मीदें दिख रही हैं बजट में, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं बजट में, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए। सेंचुरी प्लाई, श्रीकांत जी आपसे ना एक बार इस पर एक टेक्निकल व्यू भी लेंगे, क्योंकि सेंचुरी प्लाई को अगर हम हाल फिलहाल देखेंगे तो 750 रुपए के भाव से ये शेयर लगातार गिर रहा है और अब 680-85 रुपए के आसपास के भाव हैं। सेंचुरी प्लाई क्या कोई ट्रेड बन रहा है? हालांकि डाउन चैनल में पिछले अगर हम जुलाई की बात करें तो लगातार ये प्रेशर दिखाया है शेयर ने। बिल्कुल, तो इनफैक्ट अगर सेंचुरी प्लाई की अगर बात करें तो काफी मिक्स ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक अपने लोज को ब्रेक कर देता है और उसके बाद वो हाइस को भी ब्रेक करता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न में अगर ओवरऑल अगर हमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो हमें यही लगता है कि जो इसके प्रीवियस लोज है या तो जो इसका जो एक इक्विलिब्रियम लेवल है उसे एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करें और इसमें लॉन्ग की पोजीशन के साथ बने रहे, क्योंकि ये कंप्लीटली अभी राइट नाउ डिपेंड कर रहा है कि न्यूज़ फ्लो कैसे आएंगे, उसी के बेसिस पे ये स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में मोमेंटम देखने मिलेगा और ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि न्यूज़ फ्लो कैसे आ रहा है। तो राइट नाउ मुझे नहीं लगता कि बिकॉज ऑफ ओनली फंडामेंटल्स ये स्टॉक चल रहा है या बिकॉज ऑफ एनी स्पेसिफिक सेक्टरल ट्रेंड की वजह से ये स्टॉक चल रहा है, तभी ऐसे कुछ फॉर्मेशंस देखने मिलते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी पोजीशन हमारे पास है हम उस पर्टिकुलर पोजीशन को कुछ स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि अगर पोजिशनल बेसिस पे अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आप रखिए स्टॉप लॉस एट 600, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर इसमें तेजी बनेगी तो ये स्टॉक कम से कम 800 से लेकर 850 के भी लेवल्स दिखा सकता है और करेक्शन में ये वापस से स्टॉक 620 630 के लेवल्स भी दिखा सकता है, लेकिन 600 के लेवल्स तोड़ना मुश्किल लगता है। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि जो पोजीशन है उसमें बने रहिए। थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप है, 600 रुपए का स्टॉप लॉस है, यहाँ से 80-85 रुपए नीचे के। तो आपके लिए ये सलाह सेंचुरी प्लाई पर। लेकिन वक्त है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का।